हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या थी भाई थियोसॉफिकल सोसाइटी प्लस होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट। यहाँ पे आप दो बंदों की फोटो देख रहे हो, एक है एनी बेसेंट जो कि इंडिया के अंदर एंट्री कर चुके हैं और दूसरा है तिलक जी। तिलक जी जो थे वो जेल जाके वापस आ गए हैं। 6 साल की जो इन्हें जेल हुई थी ना, जो अपना कांग्रेस सेशन के अंदर, ठीक है, उस टाइम पे इन्हें जेल हुई थी, तो अब ये इस टाइम पे वापस आ चुके हैं। सो अपना जो कंप्लीट कोर्स है ये यूपीएससी ईपीएफओ प्लस एसएससी जो भी एग्जाम्स को टारगेट करती है उन सब एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है एनएफ है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको डाउट बनता है कहीं भी किसी भी पॉइंट पे तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिएगा और अपने कमेंट्स जो भी आपके डाउट्स हैं उन सबको पोस्ट करें। साथ के साथ जो अपना एक पूरा का पूरा कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी फ़ी पे नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करनी है, अपने अच्छे से हर कंसेप्ट को क्लियर करना है। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को कि यहाँ पे जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी वो 1875 में आते हैं। थियोसॉफिकल जो भी सोसाइटी थी ये न्यूयॉर्क की एक ब्रांच थी, जो सोसाइटी थी ये न्यूयॉर्क में थी। देन इनका जो एक मेन मोटो था वो ये था, देयर इज़ नो रिलीजन हायर देन ट्रुथ। ये सच्चाई जो थी उसी को ही ज़्यादा अच्छा मानते थे एज कंपेयर टू रिलीजन। मतलब इन्हें रिलीजन से मतलब नहीं था, ये सच्चाई का साथ देते थे, ठीक है। और 1879 में जो मद्रास की एक जगह है, कौन सी, अडेयर, यहाँ पे ये क्या होती है, अपना एक ऑफिस खोलते हैं, कौन, थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले, ठीक है। जो इनका पूरे का पूरा ये थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसका किसने बनाया था, कौन इसके फाउंडर थे। अगर फाउंडर की बात की जाए तो यहाँ पे मैडामे, जो भी आपको इसको बोलना चाहते हो, ब्लावस्के या फिर जो भी आपको लगता है वो आप बोल सकते हो। और जो यहाँ पे कर्नल थे वो थे ओलकॉट। ये दोनों के दोनों मिलके क्या करते थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की फॉर्मेशन करते थे। फॉर्मेशन करने के बाद जो इनका मेन मोटो था वो था रिलीजन के बेस पे कुछ नहीं, बस जो ट्रूथ है उसी का साथ देना है। 1879 में मद्रास अडेयर के अंदर इसकी एक ब्रांच खोल दी जाती है। उसके बाद एनी बेसेंट को यहाँ पे वॉलेंटियर के रूप में भेजा जाता है इंडिया के अंदर। एनी बेसेंट को वॉलेंटियर के रूप में इंडिया में भेजा जाता है कब, 1819 के टाइम पे। और जो एनी बेसेंट थी वो आयरलैंड की लेडी थी, ठीक है। जो ये ब्रांच ना थियोसॉफिकल वाली वो है तो न्यूयॉर्क की, बट जो अपनी एनी बेसेंट है ना वो आयरलैंड की लेडी थी, ठीक है। सादगी से जो इनका एक मेन मोटो था वो ये था कि जो कि इन्होंने आयरलैंड में देखा था, कि इन्होंने एनी बेसेंट ने, कि जो ब्रिटिशर्स है वो भी ब्रिटिशर्स कॉलोनी था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे क्या दिया था, अभी जो भी आपके राइट्स हैं, जो भी आप यहाँ पे नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, मतलब वो कर सकते हैं, मतलब वो लेजिस्लेटर के अंदर भी उन्हें पावर दी गई थी। तो ये होम रूल देख चुकी थी ब्रिटिशर्स के थ्रू। होम रूल मीन टू से क्या, इनकी सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब वहाँ के जो बंदे थे आयरलैंड के वो खुद के ही कंट्रोल में थे। ब्रिटिशर्स सिर्फ वहाँ पे क्या था, नाम की एक गवर्नमेंट थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, जो ये ज्वाइन है करते हैं किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। क्यों करती है भाई, क्योंकि देखती है भाई सबसे बड़ी कंपनी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है उस टाइम पे। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी थी तो इन्हें ज्वाइन करती है ताकि लोगों का सपोर्ट मिले। साथ के साथ ये एक तो डेली अपना एक न्यूज़पेपर लिखती थी जिसका नाम था न्यू इंडिया, और सेकंड एक जर्नल लिखती थी जो नाम था कॉमनवेल्थ। जर्नल था कॉमनवेल्थ और जो डेली न्यूज़पेपर लिखती थी वो था न्यू इंडिया। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है भाई, जो एनी बेसेंट थी वो देख रही होती है, हर बंदे को जान चुकी होती हैं किसके अंदर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। तो उस टाइम पे जो तिलक जी थे वो भी बाहर आ जाते हैं कब, 1918 से 1914 के टाइम पीरियड में। 1918 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट सेशन हुआ था, 6 साल की जेल हो जाती है। 1914 में क्या होते हैं, जेल से बाहर निकलते हैं। जेल से बाहर आ गए कौन, तिलक जी। उसके बाद क्या दिखते हैं वो कि भाई यहाँ पे तो कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं चल रहा। अब वो स्वदेशी मूवमेंट इतना बड़ा लोगों का सपोर्ट लेके चला रहे थे, लेकिन जैसे वो बाहर निकलते जेल से वो देखते कि भाई यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हो रखा, मॉडरेट्स तो कुछ कर ही नहीं रहे, चुपचाप बैठे हैं। तो वो सीधे से क्या सोचते हैं कि भाई मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे क्या होना पड़ेगा, मुझे मॉडरेट्स या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस में दोबारा एंट्री करनी है। दोबारा एंट्री करने तो किससे कॉन्टैक्ट करते हैं, एनी बेसेंट से, क्योंकि एनी बेसेंट उस टाइम पे वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर थी, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ये एंट्री करने की कोशिश करते हैं और एनी बेसेंट से बात करते हैं। अब एनी बेसेंट भी देखते हैं कि भाई हाँ काफ़ी अच्छे लीडर हैं, वो जानती थी इनके बारे में। अब कोई भी लीडर है उसके बारे में हर बंदा जान जाता है, नॉर्मली बात है। तो एनी बेसेंट भी जान चुकी थी तिलक जी के बारे में,
तब क्या होता है जो एनी बेसेंट है वो इन्हें बोलते हैं कि भाई मैं जो 1914 का सेशन आएगा ना, मद्रास सेशन, उसके अंदर कोशिश करूँगी कि आपको एंट्री मिल जाए। कहाँ पे भाई? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, ठीक है। अब जो एनी बेसेंट थी वो तो क्या कर सकती, सिफारिश कर सकती थी क्योंकि वो मेंबर थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो क्या करती हैं ये, क्या बोलते हैं वहाँ पे बंदों को कि भाई हाँ मतलब ऐसे तिलक जी हैं, उनको एंट्री करना भाई अब की बारी यहाँ पे, तो ऐसे वो बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, हर बंदा जानता था। लेकिन वहाँ पे जो मॉडरेट्स थे वो क्या बोलते कि नहीं, तिलक जी को हम एंट्री नहीं देंगे। बोलते भाई क्यों नहीं दोगे? वो बोलते हैं क्योंकि उन्होंने ना वो सूरत स्प्लिट सेशन में जूता मारा था, ठीक है। सूरत स्प्लिट सेशन में उन्होंने जूता फेंका था, इस वजह से उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर एंट्री नहीं मिलती। कब नहीं मिलती? 1914 के सेशन में। कौन सा था? मद्रास का सेशन। अब बात आती है कि एनी बेसेंट फिर से बोलते हैं कि कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे। तब तक जो तिलक जी थे वो क्या करते हैं, कोई भी अपने सोशल वर्क्स के अंदर बिजी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद 1915 के टाइम पीरियड आ जाता है। दैन 1915 के टाइम पीरियड में एक बॉम्बे सेशन होता है, बॉम्बे में अंदर सेशन होता है, तो तिलक जी उस सेशन के अंदर एंट्री कर जाते हैं। कहाँ पे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, ठीक है। किसका हाथ था भाई? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पूरी कोशिश करती है तिलक जी की एंट्री करवाने में, और होप सो क्या होती है, एंट्री हो भी जाती है तिलक जी की। उसके बाद क्या होता है, ये बोलते हैं कि भाई एंट्री तो होगी, अब हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक होम रूल रिजोल्यूशन को पास करवा लेते हैं। होम रूल रिजोल्यूशन को पास करवाने की सोचते हैं, किससे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स मॉडरेट से, ठीक है। बट फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते तो कांग्रेस कहते हैं, परमिशन नहीं देती कि भाई नहीं, हमारे अंदर है कि फिर से ऐसा नहीं कर सकते आप सब। अब ये क्या कहती है कांग्रेस? कांग्रेस बोलती है कि अगर आपको ये रिजोल्यूशन करना है तो आप क्या करो, सेपरेट होम रूल लीग को आप पास कर सकते हो, ठीक है। परमिशन देती है क्या करने की, सेपरेट होम रूल रिजोल्यूशन को पास कर देती है, उस लीग को पास करते हैं कि आप अलग से बना लो। अब तिलक जी कहते हैं भाई ठीक है, अलग से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें तो। अब होम रूल लीग को अलग से बना लिया जाता है अप्रैल 96 में। किसने? तिलक जी द्वारा। तिलक जी क्या करते हैं, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, कर्नाटका एंड बुर्रे, यहाँ पे अपने क्या करते हैं, इस लीग को चलाते हैं। मतलब पूरे का पूरा जोरों शोरों से कर रहे होते कि भाई हाँ ऐसे ऐसे करना है, अब की बार बायकॉट नहीं करना है। ओवरऑल क्या करोगे, यहाँ पे इन्हें कुछ चीज़ों का मीनिंग समझाया जाता है, जैसे सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह, आपके जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, कुछ इनकी डिमांड्स थी वो हम देखेंगे। उसके बाद जो होम रूल लीग है वो सितंबर 1916 में, जो अपनी कौन थी, एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट चलाती कहाँ, मद्रास और वेस्ट इंडिया के अंदर। अब बोलोगे मद्रास में क्यों चला? क्योंकि उनका ऑफिस था भाई वहाँ पे, कौन सा, थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों का, ठीक है। अब क्या होता है भाई, ये कुछ काम करते हैं, काम इनटू से कैसे, सोशल रिफॉर्म्स लेके आते हैं, बंदों के अंदर अवेयरनेस जगाते हैं और बताते हैं कि भाई सेल्फ गवर्नमेंट का मीनिंग है क्या। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब ये नहीं है कि भाई आप घर से खुद भी कुछ भी करोगे, बट सेल्फ गवर्नमेंट का उन्हें अच्छे से जो क्लियर मीनिंग है वो समझा देते हैं। जैसे कि आपने देखा था पहले स्वदेशी के अंदर, इन्होंने क्या, स्वराज का मीनिंग ही क्लियर नहीं था, लेकिन यहाँ पे मीनिंग जो है वो क्लियर है। किसका? जो अपनी सेल्फ गवर्नमेंट है वो। पब्लिक मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, न्यूज़पेपर में छापते हैं, गाने वाने गाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं जोरों शोरों से। लेकिन जो इनकी डिमांड थी, डिमांड देखते हैं, डिमांड क्या थी, डिमांड फर्स्ट ऑफ ऑल थी सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिशर्स। बोलते ब्रिटिशर्स को भगाएंगे नहीं, ब्रिटिशर्स आप यहाँ पे रहो, बट हमें जो है वो खुद की गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग चलाने दो। साथ के साथ लिंग्विस्टिक स्टेट के लिए भी बोला कि भी जो लैंग्वेज है उसके बिहार पे आप क्या करो, डिफरेंट स्टेट की फॉर्मेशन कर दो। और थर्ड था वेनाकुलर लैंग्वेज, मतलब जो आप वेनाकुलर लैंग्वेज है आप हमें स्टडी या फिर आप हमें एजुकेशन देना चाहते हो तो दो, लेकिन हमारी लैंग्वेज में दो, हमें इंग्लिश में नहीं करना कुछ भी, ठीक है। इनकी कुछ डिमांड्स थी, फर्स्ट थी सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिशर्स, सेकेंड लिंग्विस्टिक स्टेट और फाइनल थी वेनाकुलर लैंग्वेज, ठीक है। अब बात आती है, सारी चीज़ें हो रही हैं, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। आपको पता है तिलक जी क्या थे, फेमस थे भाई मीटिंग करने के लिए। तो वो मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, न्यूज़पेपर छाप डालते हैं बहुत सारे, और सॉन्ग गाते हैं, ठीक है, गाने वाने गा के लोगों को अवेयर करते हैं। अब लीडर्स की बात करते हैं, लीडर कौन कौन थे, ML नेहरू थे, GL नेहरू थे, CR दास, जिन्ना भी यहाँ पे सपोर्ट करने आ जाते हैं, और जो मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, कुछ जो मेन लीडर्स थे ये यहाँ पे थे, जो कि साथ दे रहे थे किसका, इस होम रूल लीग का। अब बात करोगे होम रूल लीग में जो है साथ वो किसका दे रहे थे, होम रूल लीग के अंदर वो साथ दे रहे थे किसका, एनी बेसेंट का। क्योंकि मतलब तिलक जिसको तो जानते थे, ऑब्वियस ही बात है, अगर एक बार कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो बंदे दोबारा इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो ये किसके साथ देते हैं, एनी बेसेंट का। अब सबको पता है भाई एनी बेसेंट क्या, एक दूसरी
वहाँ की लेडी है और ऊपर से क्या करे, हमारे लिए इतना सब कर रही है, तो वो बंदे क्या करते हैं, उसकी सपोर्ट करते हैं। उसके बाद ये क्या करती भाई, पब्लिक मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस, न्यूज़पेपर, सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे होते हैं। अब ब्रिटिशर्स को सहन नहीं होता तो क्या करेगी, एक्शन लेती है भाई, क्योंकि जब भी कुछ भी ऐसा होता है तो ब्रिटिशर्स तो भाग के आती है और एक्शन लेती हैं। एक्शन क्या लेते हैं, उन्होंने जो भी वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, जो भी मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे क्या कर देते, लाठी चार्ज। अब लाठी चार्ज करते थे और साथ के साथ क्या किया, एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लेते हैं। एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया भाई, अच्छा बिना बात अरेस्ट कर लिया, कुछ किया भी नहीं उन्होंने। एक तो वह दूसरे से हैं, एक तो आयरन लेडी है, ऊपर से उन्हें बेवजह अरेस्ट कर लिया ब्रिटिशर्स ने और जेल में ले गई 1970 में। अच्छा भाई, ये क्या कर दिया ब्रिटिशर्स, सब ऐसे ऐसे बातें करने लग जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे एक सुब्रमण्यम अय्यर थे, जो कि क्या करते हैं, अपने सर के टाइटल को दे देते हैं, रिटर्न कर देते हैं किसको, ब्रिटिशर्स को। क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बिना कुछ किए एक लेडी को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, इसके विद रिस्पेक्ट। तो ब्रिटिशर्स और भी बहुत सारे बंदे थे जो भी मतलब इस लीग से जुड़े हुए थे, सब क्या करते हैं, अपोज करते हैं कि भाई एक तो बंदे ने कुछ किया नहीं, ऊपर से आपने अरेस्ट कर लिया बेवजह, क्या मतलब है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो हर बंदे थे वो अपोज करने लग जाते हैं ब्रिटिशर्स के विद रिस्पेक्ट। तो ब्रिटिशर्स क्या हो जाते हैं, प्रेशराइज हो जाते हैं। प्रेशराइज हो जाते थे, क्या करते हैं, रिलीज कर देते किसको, एनी बेसेंट को। कब, सितंबर 1917 में। सितंबर 1970 में एनी बेसेंट को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे फिर से सेशन होना था, सितंबर में आ चुके हैं, दिसंबर में क्या होता है, सेशन होते थे किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो कलकत्ता के अंदर सेशन होता है दिसंबर 1917 के अंदर। प्रेसिडेंट की फिर से बात आती है, प्रेसिडेंट कौन बने, उस टाइम पे फर्स्ट एक ऐसी लेडी जो कि इंडिया की नहीं थी बट एक लेडी थी, वो क्या बना दी जाती है, प्रेसिडेंट बना दी जाती है किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कौन, एनी बेसेंट। मतलब वो इतना जोरों शोरों से थी, इतना अच्छे से सारा काम कर रही थी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने प्रेसिडेंट बना दी एनी बेसेंट। फर्स्ट लेडी थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी दिसंबर 1917 में कलकत्ता के सेशन के अंदर, ठीक है। इंडियन नहीं है, याद रखना। उसके बाद जो अपना पूरे का पूरा होम रूल लीग मूवमेंट था वो पूरा का पूरा फेल हो जाता है। कब, 1919 के अंदर। 1919 के अंदर पूरा होम रूल लीग जो था वो फेल हो जाता है। फेल होने के पीछे बहुत सारे रीज़न थे। एक तो जो ब्रिटिशर्स थे वो मॉडरेट्स को बहका लेते हैं कि भाई अब जो हम एक अगस्त डिक्लेरेशन नाम का एक पूरा का पूरा एक्ट लेके आएंगे 1917 के अंदर, तो उसके अंदर जो है ना आपके कुछ न कुछ पोजीशंस दे सकते हैं, कुछ न कुछ आपका बेनिफिट ही होगा अगर आप हमारी तरफ कुछ न कुछ करोगे तो इसलिए क्या हो जाते हैं भाई, मॉडरेट सोचते भी हो सकता है हमें भी कुछ पावर मिले, तो वो यहाँ से दूर हट जाते हैं और ब्रिटिशर्स की तरफदारी करते हैं। और तिलक जी जो सारी चीज़ें देख रहे थे भाई, उन्हें तो क्या होता, उन्हें तो शुरू से चलाने की आदत है क्या, कि भाई हाँ पूरा अच्छे से करेंगे जो भी मूवमेंट करना है। लेकिन यहाँ पे जो अगस्त डिक्लेरेशन था वो पहले से ही बोल देते कि भाई अगस्त डिक्लेरेशन आएगा। और तिलक जी कहाँ चले जाते हैं, तिलक जी अब्रॉड चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं सितंबर 1918 के अंदर। अब तिलक जी भी गए, मॉडरेट भी साथ नहीं दे रहे, जो एनी बेसेंट थी वो उन्हें कोई भी लोकल सपोर्ट नहीं मिलता, और एक तो वो दूसरी जगह की बंदी है भाई, आयरन लेडी है भाई, ऊपर से उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, तो उन्हें क्या पड़ी है हमारे लिए इतना मरने की, क्यों मरेंगी भाई वो। तो इसलिए वो भी क्या हो जाती है, उन्हें लोकल सपोर्ट ना मिलने की वजह से पूरे का पूरा जो अपना होम रूल लीग था वो ख़त्म हो जाता है 1919 के अंदर, ठीक है। ये था अपना पूरा का पूरा आज का वीडियो का पूरा जो भी आपको कंसेप्ट था वो मैं बता चुकी हूँ। साथ के साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो अपना यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी का थियोसॉफिया का एक मीनिंग आता है जिसका नाम है गॉड विजडम, ठीक है। याद रखना ये मीनिंग बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो थियोसॉफिकल का एक्चुअल में मीनिंग है वो क्या है, थियोसॉफिया, इसका मीनिंग है गॉड विजडम, ठीक है। यहाँ पे जो इसका फाउंडर थे इसका भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ओवरऑल जो है वो यहाँ पे आपको हर चीज़ को अच्छे से समझना है। अगर आपको डाउट है किसी भी पॉइंट पे तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा और अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करें, साथ के साथ आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि टेलीग्राम में PDF भी मिलती हैं और आपकी कुछ छोटी छोटी क्विज़ भी होती रहती हैं ताकि आपको हर कंसेप्ट को अवेयर रहे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।